Okay. Assalamu alaikum. Shahsavar, how are you? वालेकुम सलाम सर, I'm fine. अच्छा, सर कैसे हैं आपको आप? बस ठीक ठाक। मेरी आवाज़ भी आ रही है और आपको स्क्रीन शेयर भी हो रही है? जी सर, आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन ठीक। भी शेयर है। अच्छा, कैन यू प्लीज अनाउंस ऑन आवर ग्रुप ये जो है इसका कि वी हैव स्टार्टिंग द क्लास। आई कैन सी सम पीपल मिसिंग। तो Sir, उस I पर will send the text in a group. राइट। Just wait a minute. ओके, थैंक यू। Okay. Okay. All right. We start our today's lecture. Last time we had covered hash function, which हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये CIA ट्रायंगल में देयर वाज अ नीड कि कोई शख्स बीच में मैसेज को मॉडिफाई ना कर सके और हमें ये तसल्ली करनी थी कि मैसेज भेजने वाला वैलिड सेंडर है जो वो क्लेम कर रहा है। ये दो बातें, इंटेग्रिटी में मॉडिफिकेशन को और ऑथेंटिकेशन में वैलिड यूज़र को हमने देखा। हमने देखा कि एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बिग मैसेज, जिसको हमने मैसेज डाइजेस्ट कहा, वो कुछ तरीक़ों से कैलकुलेट की जा सकती हैं, लाइक दी चेकसम जो हमारे पास्ट में होता था, जो एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन थी एक बिग मैसेज की। इसी तरह डिफरेंट हैशिंग फंक्शन इस्तेमाल करके ये काम किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, कि आप एक बड़े मैसेज को मैनिपुलेट करके एक स्मॉल डाइजेस्ट या स्मॉल साइज के डाटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यूनिक होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। ये हमारा मैसेज डाइजेस्ट या हैश्ड रिजल्ट कहलाता है। जिस तरह पास्ट में एरर चेक करने के लिए एरर डिटेक्शन के कोड होते थे, चेकसम वगैरह, इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी कि ये जो हैश फंक्शन है ये एक तो वन वे होनी चाहिए, यानी कि डाइजेस्ट से मैसेज को दोबारा फाइंड करना मुमकिन नहीं होना चाहिए, और फिर इसकी ये प्रॉपर्टीज हों कि ना ही किसी गिवन मैसेज के अगेंस्ट एक और मैसेज बनाया जा सके जिसका सेम हैश हो, और ना ही दो डिफरेंट मैसेजेस पैदा किए जा सकते हों जिनका सेम हैश। ये उसकी हैश फंक्शन की कोलिजन की रेजिस्टेंस कहलाती है, कि वो कोई उसके दो मैसेजेस के हैश कोलाइड ना करें। इसको फिर हमने कहा कि दो तरीके से हम इसको इस्तेमाल सीखा हमने। एक ये कि अगर एक मैसेज है और हम उसमें मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम मैसेज और उसके साथ अगर हम मैसेज में चेंज को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो मैसेज और उसके साथ उसका डाइजेस्ट जो हैश करने के बाद स्मॉल रिप्रेजेंटेशन बनती है, वो दोनों भेज दें।
दूसरे एंड पे रिसीव करने वाला अपना डाइजेस्ट उस मैसेज से निकाले और जो सेंड किया हुआ डाइजेस्ट है उससे कंपेयर करे। अगर वो दोनों बराबर है इसका मतलब है मैसेज मॉडिफाई नहीं हुआ। इसमें मसला आया कि वो जो इंट्रूडर था उसने दोनों चीजें चेंज की, तो फिर ये डिसीव हो गया ये मेथड। उसके लिए फिर हमने सीखा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। फिर हमने कहा मैसेज डिटेक्शन कोड को तो ये ब्लफ कर सकता है बीच का इंट्रूडर, अगर वो अपना ही मैसेज और अपना ही डाइजेस्ट डाल दे। तो फिर हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड सीखा। उसमें सेंडर ने मैसेज को जब हैश किया तो उसके साथ एक सीक्रेट की भी यूज की, जो सिर्फ इसके और रेसिपिएंट के पास थी ये सीक्रेट की। अब जो ये डाइजेस्ट बना इसमें ये सीक्रेट की इंफॉर्मेशन शामिल थी। इसका नाम, अब इस डाइजेस्ट का नाम MDC की बजाय MAC रखा, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड रख दिया इस डाइजेस्ट का। अब अगर ये मैसेज और ये वाला डाइजेस्ट भेजा जाएगा तो इंट्रूडर, क्योंकि उसके पास ये की नहीं है, तो वो ये जाली डाइजेस्ट अब मैचिंग नहीं बना सकता। ये इसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। तो अब दूसरे एंड पे M और मैक जाएगा। अगर ये किसी वजह से M को चेंज भी कर देगा तो फिर यहाँ पर जो बनाएगा ये मैक फंक्शन वो डिफरेंट आएगी उस मैक फंक्शन से जो भेजी गई है। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इस M से रिसिपिएंट भी जब हैश लेगा तो की वही की इस्तेमाल करेगा, तो फिर हैश फंक्शन दोनों भेजे हुए और बनाए हुए एक जैसे होंगे। और अब ये चेक कर सकता है कि मैसेज भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी कंफर्म हो गया। और क्योंकि की ये वाली दोनों सिर्फ एलिस के पास है और इसके पास है, तो इसको ये भी तसल्ली हो गई कि मैसेज एलिस ने ही भेजा है। तो अब इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों काम हो गए। तो इसको हम कहते हैं मैक वाला काम, मैसेज ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये फिर हमने इसके कुछ थोड़े से वेरिएशंस देखे। ये मेन काम ये था जो किस तरह मैसेज की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन चेक होती है, मैक से थी। फिर इनमें कुछ लोगों ने एडिशनल काम किए, मैक को नेस्टेड मैक के तौर पे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट ट्राई किया। फिर उस पर एक एच मैक के नाम से स्टैंडर्ड बना जो एक किस्म के नेस्टेड मैक को फॉर्मलाइज किया था। ये हमने देखे। और फिर एक, हाँ, फिर ये एक चेन मैक का कॉन्सेप्ट भी आया कि अगर मैक आप जब ले रहे हैं तो उसको उसके लिए एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज कर ले हैश फंक्शन की जगह और उसको रिपीटेडली यूज करें, तो इसको चेन मैक का नाम दे दिया। ये हमने लास्ट टाइम सीखे थे। टुवर्ड्स द एंड हमने ये बात कही थी कि लोगों ने बाद में इसको, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया इटरेटेड हैश फंक्शन बनाने के लिए। ओके, और फिर लोगों ने कहा कि ये यहाँ से ये कॉन्सेप्ट चला कि अगर हम हैश फंक्शन एक पावरफुल बना लेते हैं तो उसी को कई दफा इटरेट करें तो एक इटरेटेड क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन बन जाएगी जो नॉर्मल हैश फंक्शन से ज्यादा पावरफुल होगी। ये कॉन्सेप्ट इधर से इवॉल्व होना शुरू हो गया था। जैसे हमने यहाँ देखा कि पहले सिंगल हैश फंक्शन यहाँ इस्तेमाल हुई थी, इसको लोगों ने नेस्टेड में 2 दफा इस हैश फंक्शन को इस्तेमाल किया, हैश को 2 दफा इस्तेमाल किया नेस्टेड में, यहाँ भी 2 दफा इस्तेमाल किया, फिर यहाँ चेन में कई दफा इस्तेमाल किया। तो ये कॉन्सेप्ट फिर इवॉल्व हुआ कि अगर हम हैश फंक्शन जब बनाते हैं,
अगर उसको कई दफा रिपीटेडली यूज करें तो वो एक ज्यादा पावरफुल हैश फंक्शन बनेगी। ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ एज ए इटरेटेड क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। कई दफा वर्ड क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल नहीं भी होता तो IHF इस्तेमाल होता है, इटरेटेड हैश फंक्शन। मगर ये क्रिप्टोग्राफी वालों ने ही ये इस हैश फंक्शन को एम्फसाइज किया है, तो कंप्लीट नेम ICHF होगा। ओके, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट था। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट करना है तो इसके लिए एक बेसिक यूनिट पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके जरिए से जिसको हर किस्म की इटरेटिव हैश फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सके। तो पहले एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा फॉर बिल्डिंग सच इटरेटेड हैश फंक्शन। इसका नाम लोगों ने कंप्रेशन फंक्शन यूनिट रखा, F, कंप्रेशन फंक्शन यूनिट। बट बेसिकली it is a basic unit to build iterated hash function. iterate करके अगर कोई हैश फंक्शन बनानी हो तो उसका बेसिक यूनिट क्या होना चाहिए, इसका नाम उन्होंने रख दिया कंप्रेशन फंक्शन। ओके, F। इसके क्या क्या पार्ट्स होना जरूरी हैं अगर हमें इटरेटिव हैश फंक्शन बनानी है। तो इसमें अंडरस्टूड था कि एक तो नेचुरली वो मैसेज का ब्लॉक हो, मैसेज जिससे हम फंक्शन बनाते हैं उसका ब्लॉक हो, जिसको हमने कंप्रेस करके डाइजेस्ट बनाना है। तो इनपुट पे मैसेज का ब्लॉक होना चाहिए, आउटपुट पे उस हैश फंक्शन का डाइजेस्ट होना चाहिए। ये हमें बनाना है, ये इनपुट ये आउटपुट। अगर हमें इस ब्लॉक को कई दफा इटरेट करना है तो इसके अंदर फिर एक और इनपुट चाहिए, प्रीवियस स्टेज का डाइजेस्ट। यानी अगर ये HI है तो जब ये ब्लॉक नेक्स्ट स्टेज पे इस्तेमाल होगा तो ये HI उसके अंदर फीड हो जाएगा और फिर उस ब्लॉक के लिए वो HI-1 का काम देगा। तो इसलिए इसमें ना आउटपुट पर तो HI चाहिए, लेकिन ये HI फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए, फीड करने के लिए इसके अंदर HI-1 भी होना चाहिए। तो एक जेनरिकली एक ब्लॉक ऐसा जो इटरेट कर सके कंप्रेशन फंक्शन को will be like this. It will have Mi and HI-1 as input and HI as output. जैसे कि यहाँ है कि आप हैश अप्लाई करेंगे Mi पर, मैसेज के ब्लॉक पे, और एक पिछले स्टेज के हैश पे, और उनके जरिए से आउटपुट आपको मिलेगी HI. That is what it is. तो ये Mi is the ith message block, HI-1 is previous message digest, HI is the present message digest. इसी में H0 सबसे पहले जब शुरू करेंगे इस फंक्शन को इटरेट करना तो सबसे पहले जो इनपुट दी जाएगी वो H0 होगी, उसको इनिशियलाइजेशन वेक्टर कहते हैं। और ये दोनों को सेम पता होना चाहिए, सेंडर को भी और रेसिपिएंट को भी, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने फीड करना है H वो क्या है। इसके बिल्ट होने की जो फिलॉसफी सक्सेस की है वो ये है कि अगर आप ये एक यूनिट सही बनाएं, ऐसा जो प्रॉपर डाइजेस्ट देता हो या प्रॉपर हैश करता हो, उसमें हैश की प्रॉपर्टीज हो, वही वाली प्रॉपर्टीज के कोलिजन वगैरह के मसाइल ना हो जो हमने पीछे देखे, तो ऐसे अगर आप मल्टीपल ब्लॉक्स को भी ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज रहेंगी हैश फंक्शन वाली। ये इसकी फिलॉसफी है कि अगर F जो है वो कोलिजन रेजिस्टेंस है। कोलिजन रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई शख्स दो मैसेजेस के लिए एक डाइजेस्ट नहीं बना सकता, कोलिजन नहीं है, दो मैसेजेस की कोलाइड नहीं करेंगे फॉर जनरेटिंग द सेम डाइजेस्ट। ठीक है, तो अगर F के अंदर ये प्रॉपर्टी है तो आप ऐसे कई F भी इटरेट कर दें तो उसमें ये प्रॉपर्टी रहेगी और ये एल्गोरिदम होल्ड करेगा। ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है और ये इसका बेसिक यूनिट है। ओके, ऑलराइट। तो अब हम ऑलराइट, अच्छा, तो इसके बेस पे फिर लोगों ने कहा अच्छा चले लेट्स नाउ बिल्ड, ये हमारी यूनिट हो गया, हमारी अप्रोच हो गई, तो लेट्स बिल्ड सच इटरेटेड हैश फंक्शन। ओके,
इसको बनाने के लिए पहले कुछ लोगों ने मॉडल्स डिफाइन किए कि यानी ये ब्लॉक्स को जोड़ना कि ब्लॉक किस टाइप के होंगे और उन्हें जोड़ा कैसे जाएगा। तो इनको जोड़ने के क्या मॉडल्स हो सकते थे वो डिफाइन किए गए। दीज आर द मॉडल्स हाउ these iterated head function blocks can be connected together। तो ये उसके iterated hash function के लिए मॉडल्स बनाए गए। ओके, तो 3 मॉडल बड़े उसमें मशहूर हुए। 3 मॉडल, एक मार्कल डेमगार्ड स्कीम वाला, एक रेबन स्कीम और एक मियागुची प्रिनील स्कीम। ओके, हम ये 3 मॉडल्स पहले देखते हैं कि ये किस तरह डिफाइन किए गए। ये मॉडल्स क्या हैं? पहला जो इटरेटिव हैश फंक्शन के लिए स्कीम, इनको मॉडल या स्कीम कहा जाता है, स्कीम ऑफ ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर। तो मार्गल डेमगार्ड वाले ने ये सजेस्ट किया कि ये वो फंक्शन है कंप्रेशन फंक्शन जो अभी हमने सीखी थी, जिसके अंदर एक इनपुट मैसेज का ब्लॉक होता है, एक इनपुट हैश फंक्शन होती है प्रीवियस स्टेज की, एक उसकी आउटपुट हैश होता है जो अगले ब्लॉक में फिर इनपुट हो जाता है और ये इटरेट होती है। तो ये बड़ा बेसिक जो यूनिट जिस तरह बनाया गया था उसी को इन्होंने ज्वाइन करके ये चीज बनाई। ये एफ वो कंप्रेशन फंक्शन है, ठीक है। तो कोई भी ओरिजिनल मैसेज के साथ पैडिंग और लेंथ वगैरह ज्वाइन करके उसको मल्टीपल ऑफ एन बिट्स, अगर हमने ब्लॉक्स मैसेज को ब्रेक करना है एन बिट्स में तो पैडिंग डाल के इसको हमने मल्टीपल ऑफ एन बिट्स कर दिया ताकि जब हम इसको कट करें तो ये एन बिट्स के मैसेज के ब्लॉक बन जाए। तो ये मैसेज के ब्लॉक्स हैं, ये बड़ा मैसेज था उसके पीसेस हैं और इनमें पीसेस को यहां पर हर पीस को एक कंप्रेशन फंक्शन से हैश किया जा रहा है। उसकी आउटपुट जो आ रही है हैश या डाइजेस्ट, उसको फिर अगले दबा फिर कंप्रेशन फंक्शन यूज की जा रही है नेक्स्ट ब्लॉक के साथ और पिछले मैसेज डाइजेस्ट के साथ, तो नेक्स्ट मैसेज डाइजेस्ट बन रहा है और ये इटरेटिवली कंटिन्यू रहता है टिल द टाइम आप फाइनल मैसेज डाइजेस्ट बना लें। तो ये बहुत ही बेसिक वे में हमारा ये जो ब्लॉक हमने एक डिफाइन किया था उसको ज्वाइन करने का एक मॉडल दिया गया। ये मार्कल डेमगार्ड ने दिया, तो स्कीम का नाम है मार्कल डेमगार्ड स्कीम, स्कीम या मॉडल स्कीम। ओके, वर्ड स्कीम हम यहाँ के हिसाब से रखते हैं। तो ये एक स्कीम बताई गई कि कैसे हम इटरेट कर सकते हैं इस यूनिट को यूज करके और बना सकते हैं। ये वर्ड कंप्रेशन फंक्शन जेनिक नेम यूज किया गया, यहाँ कोई सम काइंड ऑफ कंप्रेशन फंक्शन, ये हैश फंक्शन इस्तेमाल होगी। दूसरी स्कीम जो दी गई इसको नाम है रेबन स्कीम। रेबन ने ये कहा, रेबन की स्कीम में ये आया कि यार ये जो फंक्शन था यहाँ, ये एक जनरल कंप्रेशन फंक्शन या हैश फंक्शन जहां हमें चाहिए था, तो ये हैश फंक्शन हम किसी एनक्रिप्टर को यूज कर लें। यानी ये जो कंप्रेशन फंक्शन इस्तेमाल होना था यहाँ, रेबन ने कहा अपनी स्कीम में कि मेरी स्कीम में यहाँ पे कोई एनक्रिप्टर यूज हो सकता है, एनी एनक्रिप्टर। इसने कोई ये डिफाइन नहीं किया क्योंकि मॉडल है, स्कीम है, तो इसने कहा यू कैन यूज एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम हियर एंड बिल्ट ए इटरेटेड हैश फंक्शन इन दिस वे। तो ये इसका मॉडल है या स्कीम है। इस मॉडल में भी वही किया कि जो मैसेज था उसके साथ पैडिंग वगैरह ऐड करके उसको मल्टीपल ऑफ एन बिट्स कर लिया और ये एन बिट्स के जो ब्लॉक हैं वो इसको एक एनक्रिप्टर, जो नॉर्मल सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एनक्रिप्टर्स होते हैं, कोई भी डीएस, एईएस और एनी अदर यूज कर ले और उसमें मैसेज को की जगह फीड करते जाएं और डाइजेस्ट, ये पहला डाइजेस्ट है जीरो जो है वो, सॉरी, मैसेज को के की जगह फीड करें और हैश को पी की जगह, और इस तरह साइफर पर आउटपुट जो होगी वो हैश होगा
यानी एच आई माइनस वन है, ये एच आई है, और इस तरह आप आगे चलते जाए, एच आई माइनस वन एच आई माइनस वन एच आई, और फाइनल एच जनरेट कर ले। तो इसमें सिर्फ फर्क क्या था कि नंबर एक, कंप्रेशन फंक्शन जो है इटरेटिव हैश फंक्शन, वो उसकी जगह उसके लिए एनक्रिप्शन इस्तेमाल करें, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एनक्रिप्टर इस्तेमाल करें, एक ये बात। और दूसरे, इस एनक्रिप्टर को ज्वाइन करने के लिए मैसेज का ब्लॉक के पे लगाएं और हैश फंक्शन प्रीवियस का पी पे लगाएं, और आउटपुट पे जो हैश फंक्शन निकले उसे नेक्स्ट के फीड कर दें। ये इस मॉडल की स्ट्रक्चर थी। अच्छा, सो फॉर सो गुड, मल्टीपल टाइम साइफर लिया तो बहुत अच्छा डाइजेस्ट बन गया। इस मॉडल में सब ठीक था, एक खराबी थी। वो खराबी ये थी कि ये पी से सी, पी से सी, पी से सी विद द सेम के जा रहे थे। तो पीपल डिड दैट कि उन्होंने अगर इसी मॉडल में इधर जो सी था एक दफा लिया यहाँ, और सी से पी बैकवर्ड आए, क्योंकि के तो उस पे पहले ही इस्तेमाल हो रहा था और मैसेज भी वही था। तो दे केम बैक फ्रॉम सी टू पी, और मिडिल की वैल्यू फिर आपस में कोलाइड कर जाती है, मिडिल की वैल्यू मैच कर जाती है। इस तरफ से आप सेंटर तक पहुंचे, एक सी मिला, इस सी से आप वापस आए, एक पी मिला, ये जब दोनों मैच कर गए तो फिर की का गैस करना आसान हो जाता है। इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। तो इस अप्रोच में खराबी मैन इन द मिडिल अटैक की थी। इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया गया, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन था मगर इसमें ये खराबी आई, तो इसको सॉल्व किया और एक और मॉडल आया इटरेटेड हैश फंक्शन के लिए, स्कीम 3 आई, जो कि मियागुची प्रिनील स्कीम कहलाती है। ये मियागुची प्रिनील स्कीम इसका नाम है। इसने इसी रॉबिन मॉडल को चेंज और इम्प्रूव किया और यही इसको नया मॉडल बनाया। इसने क्या क्या करेक्शन किए? इसने कहा नंबर एक, वो जो प्रॉब्लम था मैन इन द मिडिल अटैक, मेन इसका मकसद वो था कि उसको तो हल करे। इसने कहा उसका तरीका ये है कि बजाय इसके कि हम इधर से जो सी है वो पी को अप्लाई करें, फिर सी पी को, तो बैकवर्ड आ जाता है। तो नंबर एक तो इन्होंने कहा कि हम पी मैसेज को पी पे अप्लाई करेंगे, मैसेज के ब्लॉक को, और हैश को के पे अप्लाई करेंगे। एक तो यहां से इन्होंने ब्रेक किया इस बात को। अच्छा, चलो ये हो गया था, मगर फिर भी एक चेन बन जाती और उस चेन पे लोग बैकवर्ड ट्रेवल करते। उसको फर्दर ब्रेक करने के लिए उन्होंने ये कहा कि इधर से जो सी निकलेगा वो सीधा अगले की इनपुट पे नहीं जाएगा, ये सी इधर एक्सक्लूसिव और होगा इस स्टेज के पी से, इस स्टेज के प्रीवियस हैश से, ये सी एक्सक्लूसिव और किया जाएगा और फिर आगे फीड किया जाएगा। तो इसके अंदर ये जो एच आई माइनस वन बनेगा अगले ब्लॉक के लिए, वो पिछले ब्लॉक के सी को उससे उसके इनपुट हैश और मैसेज से एक्सक्लूसिव और होने के बाद बनेगा। तो एक जेनरिक ब्लॉक क्या हुआ कि इसमें प्रीवियस स्टेज से एच आई माइनस वन आया, इस मैसेज को ब्लॉक को पी में दिया, और फिर इसकी आउटपुट सी को इसके पी एच और एच आई माइनस वन को एक्सक्लूसिव और किया, तो फिर एच आई जनरेट हुआ जो अगले स्टेज पे गया। ये इन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए टू अवॉइड मैन इन द मिडिल अटैक, जिसका प्रॉब्लम इधर था प्रॉब्लम। इन्होंने भी यही रखा कि जो ये कंप्रेशन फंक्शन है, इन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि ये आप यहाँ सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के एनक्रिप्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इन्होंने इसको वही रखा। तो ये मॉडल ये वाला बन गया मियागुची प्रिनील स्कीम वाला मॉडल। तो इस तरह ये तीन मॉडल ऑफ कनेक्टिंग दैट हैश फंक्शन यूनिट, बेसिक यूनिट, कंप्रेशन फंक्शन को ज्वाइन करके तीन स्कीम बताई गई।
इनमें से आप देखोगे कि फिर सरवाइव देखा जाए तो दो स्कीम ही करेंगी जो आगे इस्तेमाल होंगी हमारे यहाँ। एक ये पहली जिसकी अप्रोच ये थी कि इसमें कंप्रेशन फंक्शन जनरल इस्तेमाल किया जाए अपना और इसको ऐसे जोड़ा जाए, और एक ये तीसरी जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इस्तेमाल की जा एनक्रिप्टर इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको मैन इन द मिडिल अटैक से बचाने के लिए ये स्कीम मैगुची। ये क्योंकि प्रॉब्लम सम थी तो ये फिर सरवाइव बाद में नहीं की। हम आगे जो दो एग्जांपल्स लेंगे वो पहली और तीसरी स्कीम पर ही है। ओके, अब इन स्कीम्स को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन, ये तो मॉडल थे कि कैसे जोड़ा जाए। अब उन मॉडल को इस्तेमाल किया और लोगों ने सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए। दीज आर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स यूजिंग, दे मे बी बेस्ड ऑन दोस स्कीम्स और मॉडल्स। तो इटरेटेड हैश फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंप्लीमेंट किया गया उसकी दो एग्जांपल्स ये है, ये वेल नोन दो एग्जांपल्स हैं। हमने दो एग्जांपल्स वो चूज की कि ये एक पहली स्कीम पर बेस करके बनाया गया था इम्प्लीमेंटेशन और ये थर्ड स्कीम पे बेस करके इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमने इसलिए दो एग्जांपल्स ली जो वेल नोन है, व्हिर्लपूल एंड SHA 514, ये NIST स्टैंडर्ड भी है। तो ये जो दो हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी बनाने की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इनके बनाने की अप्रोचेस पहले की जो है स्कीम 1 पे डिपेंड करती है कि कंप्रेशन फंक्शन में आप क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इस्तेमाल करें और वो जो क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन है उसके लिए जो एल्गोरिदम इन्होंने सजेस्ट किया उसका नाम इन्होंने रखा व्हिर्लपूल। यानी इन्होंने कहा कि आप कंप्रेशन फंक्शन के लिए ब्लॉक साइफर यूज कीजिए, मगर कौन सा ब्लॉक साइफर यूज करें वो इन्होंने कहा कि जी हम खुद एक ब्लॉक साइफर बनाएंगे एल्गोरिदम और आपको देंगे और आप वो इस्तेमाल करें। उसका नाम इन्होंने रखा व्हिर्लपूल। व्हिर्लपूल practically was nothing but an enhanced form of AES algorithm. उन्होंने AES algorithm को enhance किया, थोड़ा बढ़ाया, बड़ा किया और उसको एज ए व्हिर्लपूल एल्गोरिदम का नाम दिया और उन्होंने कहा इसको आप इस्तेमाल करके इटरेटिव हैश फंक्शन बनाएं। ये इनका अप्रोच थी। ये जो दूसरे थे इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अप्रोच वो है कि आप अपनी खुद एक कंप्रेशन फंक्शन बनाएं फ्रॉम स्क्रैच। कंप्रेशन फंक्शन आप खुद बनाएं, आप डोंट यूज द ऑलरेडी बिल्ट एनक्रिप्टर, बल्कि आप बेसिक फंक्शन से खुद एक कंप्रेशन फंक्शन बनाइए और उसको यूज कीजिए बनाने के लिए IHF इटरेटिव हैश फंक्शन। इन लोगों की एग्जांपल्स में MD5 which is another known example, MD5 etc. मैसेज डाइजेस्ट, और एक सिक्योर हैश एल्गोरिदम SHA 256 512 etc. डिफरेंट वर्जन इसके हैं। हम 512 को देख रहे हैं तो हमने ये वाला लिख दिया। ओके, तो ये दो इम्प्लीमेंटेशंस की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने दो तरीके इख्तियार किए। पहले को हम देखें तो हम पहले वाले ये थे, ये जो व्हिर्लपूल बेस्ड IHF बनाने वाला सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा कि नंबर 1 हम मियागुची पेरिनील स्कीम या मॉडल को लेंगे। इफ यू रिकॉल मियागुची वाले में ये था कि P पे मैसेज देना है, K पे हैश फंक्शन कनेक्ट करनी है, C की आउटपुट को एक्सक्लूसिव और करके इन दो चीजों से और फिर आगे फीड करना है। तो इस लिहाज से इन्होंने मियागुची पेरिनील स्कीम वालों के मॉडल को अडॉप्ट किया। जो व्हिर्लपूल वालों ने इम्प्लीमेंटेशन बताई या सॉल्यूशन दिया IHF का, उन्होंने कहा हमारा मॉडल या स्कीम जो है वो मियागुची के लाइंस पर है। एक दूसरा उन्होंने कहा जो यहाँ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये अलबत्ता हमारा एक व्हिर्लपूल साइफर है जो हम बताते हैं, जो आगे डिस्क्राइब किया गया, वो यहाँ यूज करो।
तो मॉडल लो मियागुची वाला, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लो हमारा विलपुल, और उसको इस तरह बिल्ड कर दो। इस बिल्ड करने में जैसे मैंने कहा, जब कोई इम्प्लीमेंटेशन बताता है तो वो बहुत बिट लेवल की डिटेल भी देना होती है उसको। जब मॉडल आप बना रहे होते हैं, जैसे मियागुची ने मॉडल बनाया तो उसने n की टर्म्स में कह दिया, मल्टीपल ऑफ n बिट्स। उसको जरूरत नहीं थी एग्जैक्ट ब्लॉक्स के साइजेस को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जब कोई इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करता है स्टैंडर्ड, तो उसे ये डिटेल भी देनी होती है। तो इन्होंने ये डिटेल दी, इन्होंने कहा कि जो भी मैसेज का साइज हो, इन्होंने कहा कि जो भी मैसेज का साइज हो उसमें पैडिंग ऐड करके उसको ऑड मल्टीपल ऑफ 256 बिट्स बना लिया जाए, और उसके अंदर फिर मैसेज की लेंथ डाल के 256 बिट्स की इवन मल्टीपल ऑफ 256 बिट बना लिया जाए खुद। अगर कोई मैसेज इवन मल्टीपल ऑफ 256 बिट होगा तो उसको आप 512 बिट्स के ब्लॉक में ब्रेक कर सकेंगे। तो इसमें मैसेज के ब्लॉक का साइज क्योंकि 512 इन्होंने रखा था, इसलिए ये काम यहां किया गया कि मैसेज को इवन मल्टीपल ऑफ 256 बनाया गया, और इसलिए फिर उसको 512 बिट्स के ब्लॉक्स में ब्रेक कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग टू ईच यूनिट ऑफ दिस इटरेशन। ओके, और फिर उनको ऐसे आपस में कनेक्ट किया। हैश का साइज इन्होंने कहा वो भी 512 बिट होगा। H0 जो होगा वो ऑल जीरोज होगा, जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी, दोनों के पास होगा। और फिर इस तरह प्रोसेस होते होते 512 का हैश मैसेज डाइजेस्ट बनेगा। तो ये इनकी डेफिनेशन थी IHF की विलपुल वालों की। ऑलराइट, ओके। इसमें ये जो विलपुल साइफर इन्होंने कहा था कि जी हम आपको बताते हैं कि इसमें आपने साइफर कौन सा इस्तेमाल करना है, एल्गोरिदम, वो ये है। जैसे मैंने आपको बताया कि विलपुल साइफर जो इन्होंने सजेस्ट किया, इट वाज नथिंग बट ए मॉडिफाइड AES। तो हम बजाय इसके कि विलपुल साइफर को उतनी ही डिटेल से पढ़ें जितनी डिटेल से हमने AES पढ़ा है, वी डिसाइड कि हमें AES बहुत डिटेल से समझ आती है, उसकी एक एक चीज की हमने SAES भी सीखा है, AES भी सीखा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द निटी ग्रिटी ऑफ अनदर, हम खाली डिफरेंशिएट कर लें कि हाउ विलफुल डिफर्स फ्रॉम AES 1 to 8, देन नो प्रॉब्लम। हमें फिर कोई विलफुल दे देगा या हमें विलफुल पे कोई काम करना पड़ा तो हम कर सकते हैं, दैट्स नो बिग डील, क्योंकि हमें AES 1 to 8 बहुत अच्छी तरह आता है। इसलिए अब हम खाली डिफरेंसेस यहाँ पर लिस्ट किए हैं हमने, एंड दैट्स इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। इन्होंने चूज किया विलपुल वालों ने कि हम बजाय 128 बिट डेटा के जैसे AES में था, हमारा ब्लॉक का साइज 512 होगा। इससे इन्होंने डबल लिया। जब इससे डबल डेटा का साइज लिया तो बाइट्स भी डबल हो गई। इसमें बाइट 16 थी, इसमें बाइट हो गई 64। जब ये 128 डबल नहीं किया बल्कि 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स किया 512, तो ये 16 थी तो ये 64 हो गई। तो इन्होंने कहा ओके, AES वालों का स्टेट का साइज 4x4 था, 4x4 बाइट्स की मैट्रिक्स थी। अब हमारे यहाँ 64 बाइट्स हो गए तो 8x8 की स्टेट मैट्रिक्स होगी। एक ही मेजर फर्क इन्होंने किया कि ब्लॉक साइज को 4 टाइम्स बड़ा किया और मैट्रिक्स, स्टेट मैट्रिक्स भी 4 टाइम्स बड़ी हो गई। ओके, वो मैट्रिक्स थ्रू आउट प्रोसेस होगी। साइफर की भी उसी तरह 128 बिट, AES में 128 बिट थी, AES के दूसरे वर्जन में ज्यादा भी हो सकती है, 256 तक भी जाता है, लेकिन हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो 128 बिट थी, इन केस में अगेन 512 बिट, 4 टाइम्स बिगर। ओके, नंबर ऑफ राउंड इसमें भी 10 थे, उसमें भी 10। की एक्सपेंशन
AES में की एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम था जिसमें हम वो W0, W1, W2 फिर एक्सक्लूसिव और करते थे और आगे सारी वर्ड्स जनरेट करते थे। तो स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम बताया था AES वालों ने। इन्होंने उसका मुख्तलिफ हल निकाला। इन्होंने कहा कि यही जो हमारा एनक्रिप्शन का एल्गोरिदम है, हम इसी के जरिए से राउंड कीज जनरेट करेंगे। हम इन्होंने कांस्टेंट्स, राउंड कांस्टेंट्स बता दिए। उन्होंने कहा हम ये कांस्टेंट फीड करेंगे एनक्रिप्टर में से, जो आंसर आएगा वो की होगी। तो इन्होंने राउंड की जनरेशन के लिए ये तरीका इख्तियार किया। बाकी चीजें इनकी काफी सिमिलर थी। सब्स्टिट्यूशन बाइट्स उसी तरह है जो एस बॉक्स का कॉन्सेप्ट था, सिवाय इसके टेबल डिफरेंट है। बाइट्स को रिप्लेस करना था, अब बड़ी स्टेट है, बाइट बाय बाइट रिप्लेसमेंट करनी है। टेबल का वैल्यूज इनकी डिफरेंट है, बट अप्रोच वही है, सब्स्टिट्यूशन बाइट। शिफ्ट रोज की जगह इन्होंने कहा शिफ्ट कॉलम्स। वहां शिफ्ट रोज होते थे, एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट। इन्होंने कॉलम में रोटेट किया कि वन कॉलम में एक रोटेट, दूसरे कॉलम में टू रोटेट, तीसरे में तीन रोटेट। ये इनका फर्क था। मिक्स रोज ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने कहा कि हम भी वही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट रखेंगे, मगर अब जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो 8 by 8 की होगी, जाहिर है, इंस्टेड ऑफ 4 by 4। तो ये हो गया। फिर राउंड कांस्टेंट इन्होंने दे फाउंड फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन बाइट एज ए फंक्शन ऑफ राउंड नंबर। इन्होंने राउंड कांस्टेंट उसी तरह एक और अप्रोच इख्तियार करके राउंड कांस्टेंट भी कैलकुलेट किए। तो अगर हम देखें तो जो विलफुल साइफर है, इट इज वेरी सिमिलर टू AES with enhancements of sizes and state matrix, but it is very similar, one can understand it अगर किसी वक्त इसको डील करना पड़े इन डिटेल आपको। डन। दूसरा हमने कहा था इटरेटेड हैश फंक्शन SHA 512 देखेंगे। इनकी अप्रोच ये थी, इन्होंने कहा कि जाहिर है और फंक्शन फ्रॉम द स्क्रैच बनानी थी। इन्होंने मार्गल डेमगार्ड स्कीम वाले मॉडल को पिक किया, जो पहला मॉडल था, उसके अंदर स्क्रैच से फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, और ये स्टैंडर्ड इन्होंने इसको बनाया। और इन्होंने कहा कि हमारी अप्रोच ये होगी कि जिस तरह DS वाले बहुत सी जगहों पे नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन इस्तेमाल किया करते थे, जिसको आप दूसरे एंड पर इन्वर्ट नहीं करते थे। AES में हर फंक्शन के दूसरी साइड पे इन्वर्ट होता था, DS में फीस्टल फंक्शन क्योंकि सेल्फ इन्वर्टिंग होती है तो वो नॉन इन्वर्टेबल थी। इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए कि इन्होंने कहा हम रोटेशन और एक्सक्लूसिव और कंडीशन और मेजॉरिटी फंक्शन हम ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो नॉन इन्वर्टेबल हो, और इसके जरिए से हमने बिल्ड करना है, सिमिलर टू DS लाइक बिहेवियर, ये इन्होंने कहा। मगर अपना लिखा, इन्होंने कहा हम फ्रॉम द स्क्रैच अपना लिखेंगे, मगर इसमें फंक्शन उस तरह के इस्तेमाल करेंगे जो नॉन इन्वर्टेबल है। और इन्होंने कहा जी हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ राउंड 80 राउंड्स इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी अप्रोच थी बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच। इन्होंने मॉडल वो वाला चूज किया, मार्कल डेमगार्ड वाला पहला, क्योंकि उसके अंदर यहां कंप्रेशन फंक्शन जेनरिक थी, वो ली। इन्होंने कहा मैसेज को हम ब्रेक करेंगे 1024 के ब्लॉक्स में, मैसेज फीड करेंगे, प्रीवियस स्टेज का डाइजेस्ट फीड करेंगे, उससे जो डाइजेस्ट निकलेगा वो नेक्स्ट स्टेज में करेंगे, और इस तरह मैसेज और एक प्रीवियस हैश को कंबाइन करके जो डाइजेस्ट बनेगा वो आउटपुट डाइजेस्ट होगा और इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इनकी ये स्कीम इन्होंने मार्कल डेमगार्ड में कहा, और कहा यहाँ कंप्रेशन फंक्शन अपनी बनानी है। ये जो कंप्रेशन फंक्शन अपनी बनाने का है, अगेन हम इसकी निटी-ग्रिटी डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस अगेन इट इज मिक्स ऑफ थिंग्स जैसे हमने DS में सीखी थी, टेकिंग एक्सक्लूसिव और शिफ्टिंग, रोटेटिंग, दोस काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड इन ए लार्ज नंबर। तो हमने उसको यू वन कैन
anybody who gets involved in it can read that and understand it. तो हमने again एक और cycle of repeating that को नहीं रखा, and we are capable of reading through those and understand now because of our advantage of going through the DS in detail. ये उसका एक स्ट्रक्चर डायग्राम है, जो फर्स्ट लेवल का डायग्राम होता है स्ट्रक्चर, वो ये है, और इसमें कुछ नहीं है. ये बता रहे हैं हम कि वो जो डाइजेस्ट इनपुट पे जाता है वो ये है. ये 80 राउंड्स हैं. राउंड्स ऑलराइट. तो हम कह रहे हैं कि हम ये हैश का इनपुट है. हैश जो हमारे कंप्रेशन फंक्शन के अंदर H0, ये सबसे पहला ये फीड हुआ. ये उसके राउंड्स हैं, राउंड 0 से राउंड 79, 80 राउंड्स. ये हैश फंक्शन इधर से आएगी. दूसरे एंड से ये वो जो वर्ड हम ऊपर दिखा रहे थे, वर्ड आएंगे फॉर ईच राउंड. ये वर्ड आएगा ऊपर से, ये वर्ड है हमारे 80 वर्ड आ रहे हैं. फिर ये हर स्टेज के लिए इन्होंने की जनरेट की है, K0 से लेकर और K79, 80 राउंड्स के लिए 80 की. तो इस राउंड में ये हैश, ये वर्ड और ये की एंटर होगी, तो नेक्स्ट ये हैश जनरेट हो जाएगा. और इस तरह हर स्टेज पर वर्ड और प्रीवियस हैश आता रहेगा और वो अगला हैश जनरेट होता जाएगा टिल द टाइम आप फाइनल उस पे फाइनल हैश निकल आएगा. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है. अब इसके अंदर राउंड के अंदर क्या चीजें हैं? दे आर जनरली सेम थिंग, एक्सक्लूसिव ऑरिंग थिंग्स, rotating bits, finding the majority bit, finding the maximum occurrence of bits. तो इस तरह के यहाँ फंक्शन इसके अंदर है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हो, बुक में भी है. मगर हम कह रहे हैं कि सेम सिमिलर फंक्शन रिपीटेडली इस्तेमाल होती है, जिससे ये बन जाता है. ओके, दैट कंप्लीट्स आवर कि किस तरह आप एक बेसिक ब्लॉक ऑफ डाइजेस्ट को, बेसिक यूनिट ऐसा, ये यहाँ से हमने इसमें हमने ये सीखा है कि किस तरह इटरेटिव क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस बनाई जा सकती हैं बाय यूजिंग ए बेसिक ब्लॉक, जिसमें मैसेज और प्रीवियस फंक्शन आए और नेक्स्ट फंक्शन जनरेट करे. और इस ब्लॉक के लिए 3 मॉडल्स हमने देखे इटरेट करके बनाने के फंक्शन के, और इनमें से इन 2 मॉडल्स के अगेंस्ट एग्जांपल्स देखी. इसके अगेंस्ट SHA-512 की एग्जांपल देखी, और इसके अगेंस्ट हमने व्हिर्लपूल की एग्जांपल देखी, जो इम्प्लीमेंटेशन है इन 2 मॉडल्स पे बेस करके, और वो हमने समझी. ओके, ये हमारा that takes care of our hash function detail and iterated hash function implementation. Okay, now we are ready to come back to our जो हमारा इशू था डिजिटल सिग्नेचर. वी आर रेडी विद आवर डिजिटल सिग्नेचर थिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स में चाहिए था. हमने उसके लिए मामलात जो बैकग्राउंड के हैश फंक्शन क्या होती है और ये क्या होता है, किस तरह इंटेग्रिटी को करते हैं, किस तरह ऑथेंटिकेशन को करते हैं, वो पीसेस हम जमा कर रहे थे टू बिल्ड द डिजिटल सिग्नेचर स्कीम और सिस्टम. बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम बनाने का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि आपने अपने सिग्नेचर्स को लिया और उसे डिजिटाइज कर दिया तो वो डिजिटल सिग्नेचर स्कीम बन गई. इट इज एनीथिंग बट दिस. इट डजंट मीन दिस एट ऑल.
It means a technical way of implementing in your system integrity, authentication, and non-repudiation in a टेक्निकल वे। जो हमने अभी सीखे, जैसे पीछे भी बात की इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन की डाइजेस्ट के जरिए से, उस तरह के तरीकों से इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन को इंटीग्रेट करके किसी जगह सॉल्व कर दें तो वो डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। डिजिटल सिग्नेचर does not mean digitizing of your hand signature at all. ठीक? It means integrating these three facilities at one place by technical means. ये क्लियर होना चाहिए आपको। फिर ये वाली बात कि डिजिटल सिग्नेचर के ये वाले सॉल्यूशन इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन के कई तरीकों से किए जा सकते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो आपने सीखी है उसको इस्तेमाल करके भी ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो आपने सीखी है उसको इस्तेमाल करके भी ये किए जा सकते हैं। दोनों से होते हैं, लेकिन क्योंकि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक बेहतर सॉल्यूशंस देता है, इसलिए हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वाले मेथड्स को देखेंगे फॉर द डिजिटल सिग्नेचर स्कीम। और बाद में हम देखेंगे एक ये इशू आएगा कि यार अगर डिजिटल सिग्नेचर हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सीख रहे हैं तो वो जो पहले हमने सिमेट्रिक सीखी थी वो कहाँ गई? वो तो जाए चली गई। नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो ये है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन का जिक्र किया, मगर कॉन्फिडेंशियलिटी मिसिंग है। डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्फिडेंशियलिटी ऑटोमेटिकली एक हिस्सा नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर से हम ये वाली चीजें चाहते हैं जिसकी मिसालें मैं आपको पहले भी देता रहा हूं कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी में इंटरेस्टेड है और इस बात में इंटरेस्टेड है कि जिसने इसको साइन किया है, जो कह रहा है ये मेरी डॉक्यूमेंट है, वो सही है कि वीसी ने ही ये डॉक्यूमेंट भेजी है और ये डॉक्यूमेंट सही है, ये बातें डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है। ओके, ऑलराइट। आपको you are listening to me and you can see the screen share सही हो रहा है? Yes? Yes, sir. Okay. अच्छा अच्छा, अब जब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली नहीं है, तो बाद में ये देखा गया विथ टाइम, जो मैंने पहले भी बताया था, कि ये वाले एस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं बाय द मेथड ऑफ ओके, हम ये वाले मेथड्स इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के जरिए से बेहतर कर सकते हैं। ये हम और सीखेंगे डिटेल में, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए स्पीड की वजह से अभी भी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हमारे काम आएगी। तो वो अभी जिंदा है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। एक्चुअली हमने उसकी स्पीड की वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मामला उसके जरिए से हल करना है,
और फिर इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन वगैरह डिजिटल सिग्नेचर वाला कंपोनेंट एसिमेट्रिक के जरिए से डालना है, और इन दोनों को फिर मिला के हमने अपना टोटल सिस्टम बनाना है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इंटेग्रिटी भी और ऑथेंटिकेशन। ये इस तरह हम चल रहे हैं। तो लेट्स लुक एट डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये हमारा वो डायग्राम है जो आपने पहले देखा कि कोई भी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए कोई भी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम जो अभी हमने सीखा, जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सीखा था, अब हम वी आर गोइंग बैक कि हमने एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी सीखा है। ये दोनों काम करता है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कॉन्फिडेंशियलिटी भी दे सकती है, इंटेग्रिटी भी दे सकती है, ऑथेंटिकेशन भी दे सकती है। अगरचे ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम बाद में देखेंगे कि ज्यादा एफिशिएंट नहीं है अगर डेटा का साइज बड़ा हो, लेकिन ये काम दोनों करती है। तो अभी हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के टोटल सिस्टम को देखना चाहते हैं। पहला जो हमने सीखा ये कॉन्फिडेंशियलिटी का सिस्टम था, इसको हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं आरएसए के लिए भी, कि भाई की जनरेशन जो है वो रेसिपिएंट करता है, वो एक की पेयर बनाता है, एक की को पब्लिक कर देता है, एक को प्राइवेट रखता है। ये बॉब, अगर बॉब को आपने कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट भेजनी है तो की पेयर बॉब का इस्तेमाल होगा। आप बॉब की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके उसको डाटा भेजेंगे और वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का तरीका था जो हमने आरएसए के केस में सीखा है डिटेल से। ये भी देखा है की कैसे जनरेट होती है, डिक्रिप्टर क्या है, एनक्रिप्टर क्या है, सब हम कर चुके हैं। ओके, अब हम कह रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर बाय द एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। डिजिटल सिग्नेचर का मामला इससे उलट है। ये बड़ी मजे की बात है। डिजिटल सिग्नेचर में हम ये चाहते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन या डिजिटल, कि ये सेंडर जो है डिजिटल सिग्नेचर में किसी चीज पर साइन करे, सेंडर साइन करे जो उसके सीक्रेट साइन होंगे, हम साइन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किसी के पास वो साइन ना हो, वो सीक्रेट हो, और वो दूसरे एंड पे जाए और कोई भी शख्स उसको देख सके कि क्या ये उसने साइन करके भेजे हैं, इज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वीसी। ये वो क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारा मसला उलट था। वहां ये था कि कोई भी शख्स एनक्रिप्ट कर दे और उसके पास एनक्रिप्शन के लिए की हो, लेकिन उसको डिक्रिप्ट सिर्फ रिसीव करने वाला ही करके पढ़ सके, इसलिए उसमें की पेयर रिसीव करने वाला का इस्तेमाल होता था, प्राइवेट की वो रखता था, पब्लिक की वो दूसरों को देता था। यहां रिक्वायरमेंट उसका अपोजिट है। अब क्या होगा, अब एलएस एक अपना की पेयर बनाएगी। की पेयर बनाने का ऑप्शन तो किसी के भी पास होता है। अगर एलएस ने किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना है, डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, तो एलएस ने एक की पेयर बनाना है। एलएस की पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर बनेगा। एलएस उसको अपनी प्राइवेट की से साइन करके डॉक्यूमेंट को भेजेगी। साइनिंग इज नथिंग बट लेट्स से एनक्रिप्टिंग, एनक्रिप्टिंग विद द प्राइवेट की। मगर यहां इंपॉर्टेंट क्या है, एलएस की प्राइवेट की, इसको यूज करके ये एनक्रिप्ट करेगी, विच मीन्स साइनिंग। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे इसने अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए इस डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट किया, विच मीन्स साइनिंग एल्गोरिथम। ये साइन किया। अब ये जो साइंड डॉक्यूमेंट है इसको हम एस कह रहे हैं, साइंड मैसेज, यानी मैसेज को इसने अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके जो चीज बनी एस, वो ये एस है, और ये वो मैसेज है। ये ओरिजिनल मैसेज, ये ओरिजिनल मैसेज और ये एस,
ये दोनों दूसरे एंड पे भेज देगी एलिस। ओके, दूसरे एंड पे बॉब वो वेरिफिकेशन का काम करेगा, जैसे कि हमने देखा था इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन में। वो इसका जो ये साइंड मैसेज है, ये साइन किया हुआ, इसकी प्राइवेट की से इसको पब्लिक की से वेरीफाई करेगा, डी साइन करेगा यानी डिक्रिप्ट करेगा। इस साइन को जो इसने प्राइवेट की से किया था, इसको डिक्रिप्ट करके इसके साइन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये एस जो इसका, ये जो इसका बेसिक एनक्रिप्ट किया था इसने, अपने डॉक्यूमेंट को जो एनक्रिप्ट किया था उसको वेरीफाई करने के लिए डिक्रिप्ट करेगा, और फिर अपना ये जो इसके पास है, ये जो मैसेज मिला था उससे जनरेटेड जो डाइजेस्ट है उससे कंपेयर कर लेगा। तो वेरीफाई करने में डिक्रिप्शन होगी और इसकी पब्लिक की इस्तेमाल होगी, इस एलिस की, क्योंकि उसकी पब्लिक की से ये जो साइंड है उसको डी साइन करेंगे या वेरीफाई करेंगे। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जब आपने सिग्नेचर करने हैं या इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन करनी है तो सेंडर का की पेयर इस्तेमाल हुआ। सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट किया, रेसिपिएंट ने उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया। तो अब इन दो में क्या फर्क हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बॉब का की पेयर इस्तेमाल हुआ था रिसीव करने वाले का, और सेंडर ने इसकी पब्लिक की इस्तेमाल की और उसने अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया। जबकि डिजिटल सिग्नेचर के लिए एलिस का की पेयर इस्तेमाल हुआ और उसने अपनी प्राइवेट की से साइन किया और इसकी पब्लिक की से वो वेरीफाई हुआ या डी साइन हुआ। तो अब ये बड़ा अपोजिट किस्म का काम है कि कॉन्फिडेंशियलिटी में एक तरीका, एक की पेयर रेसिपिएंट का, और डिजिटल सिग्नेचर में दूसरा की पेयर सेंडर का। ये दोनों अलग अलग की पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा एफिशिएंसी का पार्ट देख लेते हैं। ये जो अभी साइन करने का काम किया है, वो हमने कहा कि यार हम तो ये हमें अच्छा नहीं लगता ये जो साइन करें। अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट को ही साइन कर दिया, यहाँ ये साइन किया है आपने, पूरे मैसेज को साइन किया, इसका मतलब है ये एनक्रिप्शन अप्लाई की, एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन अप्लाई की, पूरी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई की। तो ये तो हम कह रहे थे कि यार ये तो बड़ा स्लो है। तो अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट को साइन कर दें, इस तरह एनक्रिप्ट कर दें, तो हमने तो मामले को स्लो कर। तो फिर लोगों ने कहा कि ये साइनिंग वाले काम को फास्ट किया जाए, इसी बात को, इसी काम को थोड़ा एफिशिएंट किया जाए। वो कैसे? कोई बात नहीं, हम बजाय पूरे मैसेज को ये साइन करे, यानी पूरे मैसेज को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाए, मैसेज का हैश लिया जाए, उसका एक छोटा सा डाइजेस्ट बन गया, ये सिग्नेचर या डाइजेस्ट, दिस इज स्मॉल डाइजेस्ट, और इस स्मॉल डाइजेस्ट को अब साइन किया जाए। अब एलिस अपनी प्राइवेट की से इस स्मॉल डाइजेस्ट को साइन करे और इसको भेजे, और दूसरे एंड पे ये जो डाइजेस्ट भेजा है, स्मॉल डाइजेस्ट साइन करके, दूसरे एंड पे इसको डिक्रिप्ट करके ये डाइजेस्ट निकाला जाए, और ये इधर मैसेज से अपना डाइजेस्ट बनाया जाए हैश करके, हैश से, और कंपेयर कर ले जिस तरह पहले करते थे। तो इस तरह वही काम अब डिजिटल सिग्नेचर का या इंटेग्रिटी का काम हो गया, मगर अब एफिशिएंट है। एफिशिएंट क्यों है? कि अब जो साइनिंग की गई है, विच मींस ये जो एनक्रिप्ट किया गया है विद प्राइवेट की, ये डाइजेस्ट को सिर्फ किया गया है, ये साइनिंग पूरे मैसेज पे नहीं की गई। पहले वाले केस में हमने पूरे मैसेज को ही प्राइवेट की से साइन किया था या एनक्रिप्ट किया था। तो ये काम तो कर रहा है, ये सिस्टम तो वर्क करेगा,
मगर ये इनएफिशिएंट है। तो इसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये तय हुआ कि आप मैसेज को पहले हैश लेके छोटा डाइजेस्ट बनाएं, उस डाइजेस्ट पे अपने सिग्नेचर करें और फिर ये मैसेज और ये डाइजेस्ट दूसरे एंड पे भेज दें। दूसरे एंड वाला इसकी पब्लिक की इस्तेमाल करके इस डाइजेस्ट को नॉर्मलाइज करे, यानी ये एनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट करे और एक अपना हैश से डाइजेस्ट बनाए और कंपेयर करके चेक कर ले कि भाई ये डाइजेस्ट सही है या नहीं। अगर सही है तो मैसेज को एक्सेप्ट कर ले, अगर गलत है तो मैसेज को रिजेक्ट कर ले। तो ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर स्कीम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट करने का तरीका है। ओके, तो अब एक्चुअली अगर हम देखें तो अब अगर हमें एक पूरा सिस्टम बनाना हो तो हम कहेंगे कि यार अच्छा, अब हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर स्कीम भी हो और हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिल जाए, यानी ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस। अब हम कह रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर में तो हमें इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये भी हो और जो वो चीज कॉन्फिडेंशियल भी हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर एक तो ये केस था कि आप किसी को सीक्रेट बैंक को मैसेज भेज रहे थे, जो हम पहले सीखते रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि भाई इसको पे कर दो इतना अमाउंट, तो हम वो कॉन्फिडेंशियल भेजता था अकाउंट डिपार्टमेंट टू द बैंक, ताकि बीच में कोई और पढ़ के उसे चेंज पढ़े ना, कोई बीच में इंफॉर्मेशन को पढ़ा ना जाए, या कोई और सीक्रेट इंफॉर्मेशन। चले ये पे का तो सीक्रेट नहीं था, दूसरा तो वो हम एनक्रिप्ट करते थे, कॉन्फिडेंशियलिटी से भेजते थे। उसके बाद हमने ये इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन सीखी। इसमें वो चीजें थी कि जो आप हर एक को बताने में एतराज नहीं था आपको, मगर आप ये चाहते थे ये चेंज ना हो और ये ऑथेंटिक हो कि किसने कहा है। जिसमें हम हमेशा मिसाल देते कि भाई वीसी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट है, वीसी ने भेजी है और ये डेट शीट या ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है, बेशक वो हर एक पढ़े मगर चेंज नहीं हुई है। तो ये दो तरह के केसेस अलग अलग थे, एक जिनमें सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी अहम थी, एक जिनमें इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन अहम थी। अब एक और सिचुएशन है कि जिसमें आप चाहते हैं कि ये मैसेज सबको सीक्रेटली जाए, अगर कोई इसको देखे तो पढ़ ना सके, और साथ में जो भी कोई उसको रिसीव करे उसको ये भी तसल्ली हो कि ये वैलिड यूजर से आया है। फर्ज करो बैंक की कोई डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये भी सही है कि बीच में कोई डाटा को देख ना सके, अगर देखेगा तो उसको समझना है, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, और साथ में जो लोग रिसीव करें उस डाटा को वो जब डिक्रिप्ट कर ले तो उन्हें ये तसल्ली हो कि ये डाटा सही जगह से आया है और अनचेंज्ड है। तो बाज दफा आपको तीनों चीजों की जरूरत है, कॉन्फिडेंशियलिटी की भी, इंटेग्रिटी की भी और ऑथेंटिकेशन की। तो जब आपको सारी चीजों की जरूरत हो तो फिर आप दोनों बातों को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे कि आप डिजिटल सिग्नेचर भी करेंगे उस पर, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए और उसको एनक्रिप्ट भी करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ये एनक्रिप्शन। तो अगर आप एक सिस्टम बनाएं, सिंपल सिस्टम बना रहे हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से बना ले, चले हम अभी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से बना रहे हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर भी है और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। अगर हमें ये दोनों चीजें डालनी हो और हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से उस सिस्टम को बना रहे हैं, लेट्स से आरएसए यूज करके हम कहते हैं कि सारी चीजें कर ले, कॉन्फिडेंशियलिटी भी कर ले और डिजिटल सिग्नेचर भी कर ले, ये हमारा एम है, कंबाइनिंग बोथ। वी कैन कंबाइन, और उसका तरीका ये है, ये डायग्राम है कि आप पहले एक जो मैसेज है उस पर सिग्नेचर करें, साइनिंग का एल्गोरिथम लगाएं, फिर उसको साइन करने के बाद एनक्रिप्ट कर दें, सिक्योरिटी का एल्गोरिथम लगा दें, कॉन्फिडेंशियलिटी का, और अब आप साइंड
और एनक्रिप्टेड, ये साइन भी हुआ है और एनक्रिप्ट भी हुआ है। साइंड एंड एनक्रिप्टेड मैसेज, ये एस, ये दूसरे एंड पे भेज दें along with the मैसेज प्लेन भी भेज देंगे, सॉरी मैसेज प्लेन नहीं भेजेंगे, मैसेज और ये एस, ये दोनों को साइंड एंड एनक्रिप्टेड मैसेज को, ये अब साइंड और एनक्रिप्टेड है, इस पूरे को आप दूसरे एंड पे भेजेंगे, क्योंकि एनक्रिप्टेड भी है तो कोई इसको पढ़ेगा तो समझ नहीं सकेगा। दूसरे एंड पे इस एनक्रिप्शन के अगेंस्ट एक ब्लॉक डिक्रिप्शन का लगाएंगे। ये वो वाला का है कि जो आपने एनक्रिप्ट किया है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, उसको आप डिक्रिप्ट कर रहे हैं ताकि पढ़ा जा सके। ये वो सिग्नेचर की वेरिफिकेशन है, वेरीफाइंग एल्गोरिथम। यानी अगर इधर आपने साइनिंग की थी तो इधर उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नेचर की वेरिफिकेशन का एल्गोरिथम है। हमने पहले ये सीखा था आरएसए में, पहले हमने ये सीखी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जो आपने पहला सीखा वो ये सीखा था एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूजिंग आरएसए। अभी हमने आज ये सीखा कि साइनिंग एंड वेरीफाइंग ऑफ अ सिग्नेचर यूजिंग आरएसए, लेट्स से, ये दोनों चीजें सी। अब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं कि साइनिंग भी हो जाए और सिक्योरिटी भी हो जाए, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो जाए, और दोनों को हम फिलहाल यहां इस डायग्राम में आरएसए से ही कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स से। नोट करने की क्या बातें हैं इस केस में? जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पहलू है वो ये है कि एसिमेट्रिक में या आरएसए में एनक्रिप्ट करने वालों के लिए की पेयर और इस्तेमाल होता है और सिग्नेचर के लिए की पेयर और इस्तेमाल होता है। ये अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट खाली है ये कि ये जो पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी का एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होने वाला, ये जो ब्लॉक निचले हिस्सों में इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों, ये हमारे नॉर्मल कॉन्फिडेंशियलिटी था आरएसए बेस। इसके अंदर जो की इस्तेमाल हो रही हैं ये दोनों बॉब्स पब्लिक की और बॉब्स प्राइवेट की। तो जो ये की पेयर इसमें इस्तेमाल हुआ है ये देखने वाला है। ये बॉब कौन है? बॉब इस मैसेज को रिसीव करने वाला है। यहां बॉब इज द रेसिपिएंट। रिसीव करने वाले की पेयर इस्तेमाल हुआ है फॉर दिस। ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट है, सी, ट्राइंगल का सी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी में या सी में, सी इसके लिए रेसिपिएंट, ये रिसीव बॉब, उसका की पेयर इस्तेमाल होता है। सेंडिंग साइट पे उसकी पब्लिक की इस्तेमाल हुई है, रिसीविंग साइट पे उसने अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया, जैसे कि हमने सीखा था आरएसए का। ऑलराइट, वेरी गुड, कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह इंप्लीमेंट हुई। लेकिन ये जो दूसरा पेयर है ऊपर, ये है डिजिटल सिग्नेचर का या INA, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। ये दूसरा पेयर, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये किस चीज के लिए? डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, इसमें वो जो चीजें थी आई, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन वगैरह, इसके अंदर हमने इंश्योर करने हैं, साइन करने हैं डॉक्यूमेंट को। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें भी ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ही है। जिस तरह इसमें ये एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर है, इसी में भी आरएसए बेस्ड ये एनक्रिप्टर है और ये डिक्रिप्टर है, मगर इसके लिए की पेयर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके लिए ये की पेयर है इसका, और ये क्या है? ये सेंडर का की पेयर है। ये की पेयर सेंडर ने बनाया, उसने अपनी प्राइवेट एलएस ने अपनी प्राइवेट की से इसको साइन किया और उसने अपनी पब्लिक की सबको भेज दी। जिस किसी ने भी ये चेक करना था कि क्या ये डॉक्यूमेंट एलएस की है,
उसने उसकी पब्लिक की से उसको चेक कर लिया कि भाई ओके ये डॉक्यूमेंट एलिस की है। तो इस मिसाल में जिसमें हम चारों सब चीजें डालना चाहते हैं, सी बी और आई ए बी, सी में हमने बॉब का की पेयर इस्तेमाल किया ये, और आई और ए के हिस्से में हमने एलिस का की पेयर इस्तेमाल किया। तो इसमें 4 कीज इस्तेमाल हुई है, एक की पेयर रेसिपिएंट का और एक, वन मस्ट नो कहां पर कौन सा की पेयर, इधर इसकी पब्लिक की है बॉब की और यहाँ प्राइवेट की बॉब की, इस केस में एलएस की प्राइवेट की है और इधर पब्लिक की है। ये बात हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए फॉर मेकिंग एनी वायबल सिस्टम। अगर ये हम आरएसएस से बना रहे थे तो हमने एक कंप्लीट सिस्टम बना लिया है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इंटेग्रिटी भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, डिजिटल सिग्नेचर है इसमें। लेकिन इसके लिए की पेयर का यूजेज इस तरह होना जरूरी है। तो ये हमने काम कर लिया। ये एक डायग्राम मैंने, क्योंकि ये बहुत मेन फ्लो से हटके थी तो मैंने यहाँ एंड में डाली है। ये नॉन रेपुटेशन वही था कि अगर कभी भी कोई साइड डिनाई कर दे किसी बात को, कि एक ए ने बी से कुछ कहा ओके ये करो और बाद में डिनाई कर दे, या उसको कोई मैसेज भेजा और बाद में डिनाई कर दिया, या बी ने कहा कि नहीं यार इसने मुझे मैसेज नहीं भेजा था, कई दफा पीपल टेल अ लाई, डिनाई कर देते, उस केस के लिए ये नॉन रेपुटेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि उसको लीगली अगर हमने प्रूफ करना हो तो क्या तरीका है। उसके लिए तरीका यही लोगों ने निकाला कि जैसे मिडिल मैन होता है, इस तरह एक ट्रस्टेड सेंटर होता है, दोनों उसके साथ रजिस्टर करते हैं और फिर यही जो सिग्नेचर वाली चीज आपने सीखी है, ये फिर कुछ भी एक दूसरे को भेजने होते हैं तो ये साइन करके अपनी चीज इसको भेजते हैं, वो उसको अपने रिकॉर्ड में रखता है और फिर वो साइन करके इसको भेजता है, और इसी तरह जब उसने कोई चीज भेजनी होती है तो वो साइन करके इसको भेजता है और ये साइन करके इसे भेजता है। तो ये सिग्नेचर की अप्रोच वहां भी इस्तेमाल होती है। उसका फायदा ये है कि जब भी कभी इनमें से कोई डिनाई करेगा, झूठ बोलेगा, तो क्योंकि दोनों ने रजिस्टर और एग्री किया हुआ लीगली कि हम इसको ट्रस्ट करते हैं, ये मिडिल ट्रस्ट सेंटर को, तो फिर ये अपने रिकॉर्ड से दिखाता है कि भाई तुमने ये साइन करके चीज भेजी थी इसको, जो मेरे पास भी रिकॉर्ड में है, और इसको लीगली प्रूफ कर दिया जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो ये साइनिंग वाली चीज जो हमने अभी सीखी है, ये नॉन रेपुटेशन में भी इस्तेमाल हो जाती है। ओके, अच्छा, अब सिर्फ हमें इसके अंदर मामला एक तफसीली देखनी रह गई, जो हमें थोड़ी सी बारीकी से, एक एस्पेक्ट था ये वाला जो मैंने आपसे कहा था कि क्यों दोनों बाकी अभी तक हैं, ये जो की मैनेजमेंट वाला पार्ट, वो अब हम सिर्फ हमें देखना है, वरना हमने वी हैव बिल्ड द होल सिस्टम। की मैनेजमेंट का पार्ट यही है जो हमेशा आपको बताया है कि सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी जो सीखी थी, जो आप डीएस और एएस पे बेस कर रही थी, ये बड़ा फास्ट है, इसकी अच्छी बात है, इट इज फास्ट। लेकिन ये की मैनेजमेंट के मामले में बहुत खराब है। खराब क्या है कि दुनिया में अगर इंटरनेट लेवल पे आपने इसको इस्तेमाल करना था तो आपको मिलियंस और मिलियंस की पेयर जनरेट करने पड़ेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेफली, उनको अपडेट करना पड़ेगा सेफली, जो इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था। तो की मैनेजमेंट वाइज ये हॉरिबल था, इंप्लीमेंटेबल ही नहीं था। हाउएवर एनक्रिप्शन वाइज ये फास्ट था। अब दूसरी तरफ आ जाएं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जिसको हमने अभी देखा, हमने कहा यार ये बड़ी पावरफुल है, इसके जो कंप्यूटेशनल मैथ्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकेबल भी नहीं है, मगर ये स्लो है, वो इसके वही पावरफुल होना स्लो है। तो ये बड़े बड़े डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में खराब है, ये कारआमद नहीं है, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते अब भी अच्छा होने के बावजूद। लेकिन ये की मैनेजमेंट वाइज बड़ा पावरफुल है। इसके केस में आपको कोई चीज सीक्रेटली भेजनी है, आपको कीज को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, एक बंदा एक की पेयर जनरेट करता है
उसकी प्राइवेट की अपने पास रख लेता है, जो कभी भी वो किसी को नहीं देगा, और पब्लिक की हर एक को भेज देता है। हाँ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का काम है या वो आपके इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन का काम है। आपको की डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल इसमें होते ही नहीं है। इट्स एक्सीलेंट, की मैनेजमेंट एक्सीलेंट, लेकिन स्लो। तो लोगों ने जब इन दो बातों को देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर हम ये क्यों ना करें कि हम इन दोनों को, ये वाला काम इधर कराएं और ये वाला की मैनेजमेंट का काम इससे लें। तो लोगों ने, इसलिए दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बल्क फाइल्स को अभी भी आप सिमेट्रिक से एनक्रिप्ट करते हैं, लेकिन की मैनेजमेंट के मामलात आप इससे करवाते हैं। इस तरह आपने अब जो सिस्टम मैंने जो अभी आपको बताया, लोगों ने फिर ये सिस्टम ये बनाए। उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि हम सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी, एईएस और डीएस वाली क्रिप्टोग्राफी से ही एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का काम लेते हैं। ये उन्होंने कहा सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी हम ये करेंगे। अब ये लोगों ने कहा फास्ट है, हम इसी को पी देते हैं, ये एईएस डीएस का एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं इधर भी और इधर भी, और ये प्लेन टेक्स्ट देते हैं इसको, और यहां एक के एस देते हैं। के एस जो शेयर्ड की होती है इसको देते हैं और इसको भी देते हैं, और हम एनक्रिप्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, वेरी फास्ट। मगर वो इस वाला आया कि अच्छा यार ये तो कर लो। अब ये के एस का कहाँ होगा? आपने तो की, आपके तो की के मसले हैं। इनको बताया गया कि भाई ठीक है, ये फास्ट है, मगर आप की जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या करोगे? फिर लोगों ने कहा उसके लिए हम एसिमेट्रिक वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो क्योंकि बहुत आसानी से की मैनेजमेंट के मसले हल कर सकता है, तो की के मामलात हम उसके सुपुर्द करते हैं। और वो कैसे सुपुर्द किए गए? इन्होंने कहा क्योंकि वो बड़ा अच्छा है कि ये जो छोटी ये के एस है, हम इसको लोगों को परमानेंट बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ही नहीं करते। हम हर दफा जब किसी चीज प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेंगे तो हम एक सेशनल की बनाएंगे, एक रैंडमली एक की जनरेट करेंगे। इस की को क्विकली एसिमेट्रिक की मेथड से दूसरे एंड पे भेज देंगे, और उसके पास भी वही की होगी, वो इस्तेमाल करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। और फिर अब विल थ्रो दिस की, हमने कोई कीज को जनरेट करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये हल निकला है। ये किसी भी की को क्विकली हेल्प कर सकता है भेजने में, इमीडिएटली। हम सिर्फ सेशनल की जनरेट करेंगे अपने काम के लिए और इसके हवाले कर देंगे, ये भेज देगा, और बस फिर दूसरी दफा दूसरी की जनरेट करेंगे। तो सेशनल की का कॉन्सेप्ट आया। और ये कैसे भेजेगा? ये इस तरह भेजेगा कि जैसे ये दूसरी चीजों को एनक्रिप्ट करके भेजता था। ये आरएसए वाला है, ये आरएसए को इस्तेमाल कर रहा है। ये एईएस डीएस थे, ये एईएस डीएस थे, एईएस। ओके, ये आरएसए के जरिए से पब्लिक की, रेसिपिएंट की, बॉब की पब्लिक की इस्तेमाल करके इस केएस को एनक्रिप्ट करके भेज देगा, और बॉब दूसरे एंड पे उसको अपनी प्राइवेट की से खोल के केएस निकाल लेगा, और उस केएस को यूज करके ये जो मेन बल्क डॉक्यूमेंट थी इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ने इस की को भेजने के लिए एक बड़ा एफिशिएंट तरीका दे दिया। क्योंकि की का साइज छोटा होता है, इसलिए यहां स्पीड का प्रॉब्लम नहीं आया। अगर ये बहुत बड़ी को डॉक्यूमेंट भेजते तो स्पीड का मसला आ जाता। की एक छोटी सी चीज है और उसको सिक्योरली भेजना है। उसमें आपने जब ये एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया तो कोई डिले भी नहीं आया, और की को भेजने का काम सिक्योरली बहुत आसानी से हल हो गया एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा वेरी नाइस, मेरे पास तो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि मैंने एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर फास्ट वाला इस्तेमाल कर लिया, और इसको जो की भेजनी थी वो एसिमेट्रिक से भेज ली, बड़ी की मैनेजमेंट के मसले को हल कर लिया, और इस तरह मैंने एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम बना लिया। कॉन्फिडेंशियलिटी बाय यूजिंग एफिशिएंट अप्रोच of symmetric key cryptography and sending the key by asymmetric key management. ये तो that solve all our problem. अब हमने सीख लिया, आप अब
अपना सिस्टम जो उसका है वो पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपने सीख लिया कि किस तरह दोनों चीजों को आप कंबाइन कर सकते हो, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को और एनक्रिप्शन को। एनक्रिप्शन का आपने एफिशिएंट तरीका सीखा कि आप सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करो और की को एसिमेट्रिक मेथड से बना लो। इसका एफिशिएंट मेथड आपने सीखा कि आप डाइजेस्ट बेस्ड साइनिंग करो। तो अगर इसको आप डाइजेस्ट बेस्ड साइनिंग कर लो और इसको आप सिमेट्रिक की के जरिए से एनक्रिप्ट करो और की एसिमेट्रिक से भेज लो, तो आपका ओवरऑल सिस्टम ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एफिशिएंट सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी आपने न सिर्फ यहां पर भी ये काम दोनों हो रहे हैं, सिग्नेचर भी हो रहा है और एनक्रिप्ट भी हो रहा है, मगर यहां इनएफिशिएंट है। अब हमने इसकी इनएफिशिएंसी को सॉल्व किया है, इसको एक तरीके से एफिशिएंट किया